एरिया में आप ज्यादा जी जी उत्पादन ले सकते हैं। आपका कंट्रोल भी अच्छा होता है, मींस मैन जी पावर भी कम करेक्ट लगती है, यू कैन कंट्रोल ऑन योर ओन। सो ये बहुत अच्छा करेक्ट कॉन्सेप्ट है। सो जी हम राह देख रहे हैं ट्रेनिंग की। हाँ सर। जी सर, जी रचना मोर, कोस्टल एरिया में बैम्बू का प्लांटेशन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, उसमें 7 एकड़ लैंड है कर हमारे पास, कर नियर सकते हैं अबाउट। उसमें, क्योंकि जो लैंड है बॉम्बू में काफी सारे स्पीसीज हैं। कुछ स्पीसीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको व्हाट्सएप पे कि कौन से स्पीसीज वहां पे आप लगा सकते हैं। नहीं तो लैंड हमारी बहुत साल से कुछ हो नहीं रहा है, पहले उसमें राइस का होती थी खेती, अभी 8-10 साल से कुछ नहीं हो रहा है, बैरन लैंड है वो। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें खर्चा कितना आएगा 1 एकड़ कुछ में? कुछ नहीं, बहुत कम खर्चा आएगा और पूरा पैसा गवर्नमेंट से आपको वापस मिलेगा। गवर्नमेंट की जो बॉम्बे अच्छा, मिशन की स्कीम है उस माध्यम से आपको जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा मैंने पैसा वही गवर्नमेंट से पढ़ा था कि बहुत कम लागत में बहुत अच्छा चीज है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा। जी ओके, थैंक यू जी सर। जी जी जी। और किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जनरली अगर आपके कुछ फार्मिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं तो वो बेसिस पे मेरा भी पूछ सकते हैं। सवाल है मेरा सवाल ये है कि मिट्टी जो है, मिट्टी को पहले उपजाऊ बनाने के लिए कितना महीना लगेगा, और रेडी करने के लिए, ताकि मिट्टी से ही प्लांट को पोषण मिलती है ना, तो मिट्टी को कितने महीने तक उसको, अगर मिट्टी अच्छा नहीं है तो करना चाहिए नेचुरल वे से, कंपोस्ट देके या फिर गोबर जो भी है वो देने के बाद? थैंक यू। कंपोस्ट आपके पास मैन्योर है तो 1 महीने के अंदर आपकी लैंड पूरी प्रिपेयर हो सकती है, उसमें कोई ये नहीं है। मेनली कंपोस्ट की जरूरत है। अगर ग्रीन मैन्योर करना है तो कम से कम 3 महीने लगते हैं। पहले ग्रीन मैन्योर आपको जो भी पौधे हैं वो पहले आपके सोइंग करने पड़ेंगे, उसके बाद में उसको जमीन के अंदर आपको हार्वेस्टर के माध्यम से, रोटावेटर के माध्यम से कट करके करना पड़ेगा। और उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि बायो एंजाइम्स हो या कुछ जैविक लिक्विड से वो आप स्प्रे करके उसको आप कंपोस्ट कर सकते हो। अगर कंपोस्ट खत आपके पास अवेलेबल है, फर्टिलाइजर कंपोस्ट जैसे गाय का गोबर वगैरह, तो आप इमीडिएट विद इन मंथ में आपकी लैंड प्रिपेयर हो सकती है। एक ही महीने लग 1-2 महीने हो जाता है? हाँ 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 हाँ, क्योंकि उसके ऊपर आप एक महीने में 3 बार एंजाइम स्प्रे करेंगे और उसमें कंपोस्ट मिक्स करेंगे तो दिन 1 मंथ आपकी पूरी लैंड प्लांटेशन के लिए रेडी हो सकती है। बाकी डिटेल्स में आपको चाहिए तो डिटेल्स में चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा लैंड की फोटोग्राफ वगैरह भेज दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा आराम से। सर, किचन वेस्ट से पूरी चीजें मैं कंपोस्ट आपको बनाने। समझा दूंगा कि किस तरह से लैंड प्रिपेयर करके उसमें आप क्या फसल लेना चाहते हो वो भी आप मुझे बताइए तो हम आपको समझाएंगे पूरा। सर, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए कंपोस्ट बिन कंपलसरी है क्या, ना ऐसे भी बन जाए? हाँ, काफी सारी चीजें हैं इसमें, वो अलग टॉपिक है, मैं समझाऊंगा आपको अलग से। ओके। या और कंपोस्ट करने के लिए कुछ बाहर से कंपोस्ट के लिए 3-4 मेथड्स है। नेचुरल कंपोस्टिंग तो बहुत टाइम 3 लगेगा मंथ, ना? वही कंपोस्ट 3 के लिए मंथ। 3-4 मेथड्स हैं। मिनिमम आप 21 डेज से लेके कंपोस्ट कर सकते हो। 21 दिन में भी आपका कंपोस्ट हो जाएगा। आपके लिए 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा और 6 महीने में लग सकते हैं। तो ये सर, अलग हमने अलग कंपोस्ट के बनाया था, टेक्निक। उसमें दूध या दही डाल देते थे तो नहीं नहीं जल्दी नहीं बनता नहीं, है। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वही नेचुरल वे से, सिंपल वे से, बिना कोई कष्ट लिए ये सब कर सकते हैं। तो ये 21, अगर आपको बहुत ही जल्दी में कंपोस्ट करना है तो 21 डेज का फार्मूला मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। या अच्छा, जो ह्यूमन यूरिन होता है या फिर एनिमल यूरिन होता है, जिससे नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो यूज क्योंकि हम तो सब जो मलमूत्र है जो बहुत गहराई में हम लोग करते हैं घर के आसपास, लेकिन उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यूजेज अगर हम खेती के प्रिपरेशन में कैसे कर सकते हैं, यानी ह्यूमन यूरिन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इसमें अलग अलग लोगों की राय है। बेसिकली उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, बेसिकली उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है। हाँ, लेकिन अपने अपने हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं।
किसने लेकिन जो यूज किया? गाय का गोबर और काउ यूरिन है वो तो प्रकृति ने देन है हमारे लिए। उसके सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोज्यूबेट सबसे ज्यादा उसमें होते हैं, तो वो यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी जमीन जीवित होने में हमें मदद मिलती है। आज की तारीख में क्या हुआ है, रासायनिक यानी फर्टिलाइजर्स और केमिकल की वजह से जमीन के अंदर जितने भी माइक्रोजीवी थे पूरे माइक्रोजीवी हमने खत्म कर दिए हैं। और बेसिकली जमीन कोई भी जमीन के अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फर्टिलाइजर हो जो क्रॉप के लिए चाहिए, वो डायरेक्ट इनटेक कोई भी क्रॉप नहीं ले पाता, क्योंकि क्रॉप के लिए ये सब प्रोवाइड करने का काम जमीन के अंदर जो माइक्रोजीवी है वो करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये माइक्रोजीवी काफी मात्रा में हमने खत्म किए हैं, इसलिए क्रॉप को हमें रेडीमेड फर्टिलाइजर देना पड़ता है, जो बाजार से हम रेडीमेड फर्टिलाइजर देते हैं। वो तो ये अगर हम इसलिए हम आर्टिफिशियल वाला तो माइक्रोब्स को और मार देगा। हाँ, तो काउ यूरिन और इससे हमारे माइक्रोजीवी बढ़ जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें जरूर कंटिन्यूसली करना चाहिए। ह्यूमन यूरिन के बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी हर एक देखो अपने यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी भावनाएं हैं जुड़ी। खेती के लिए वैसा ह्यूमन यूरिन अच्छा है, उसमें नाइट्रोजन अच्छा है, लेकिन कोई लोग वो खाना नहीं पसंद करते, तो वो अपनी अपनी राय है हर एक की, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर सात्विक भोजन है और अच्छे से रहते हैं, अगर गाय पालने का अगर आसपास गाय नहीं है या फिर कैटल, जरूरत देखो जमीन के लिए ना ह्यूमन यूरिन की जरूरत है ना काऊ की है। प्रकृति ने हर जगह के लिए अपने अपने की व्यवस्था बनाए रखी है, और सबसे बड़ी व्यवस्था है स्ट्रॉस, वेस्ट, वीड्स। ये जितने भी प्रकृति ने हमें अलग अलग प्रकार के टाइप्स के पौधे दिए हैं ना, हर पौधे के पत्ते हैं ना हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, यानी कि वो सोना ही है जमीन के लिए। अगर उसी का हम यूज करते हैं ना तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी प्रकृति के पास सभी व्यवस्थाएं हैं। Anyone else has any questions, they can continue. बोलिए अमोल जी। मैंने हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया है मैंगो का। हाँ, हाई डेंसिटी यानी कितना है? 3 फीट बाय 8 फीट 10 फीट या 5 बाय 10 फीट? 13/6 किया है। अच्छा, 3 बाय 6 या 8? 6। हाँ 6। थोड़ा सा ज्यादा हो गया आपका, कम से कम 3 बाय 10 to 8 रखना चाहिए था। ऐसा नहीं, ट्रैक्टर अंदर कल्टीवेशन करने के लिए छोटा ट्रैक्टर जाएगा। बाद में क्या है कि 5 साल के बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब केशर प्लांटेशन किया है। जी, बहुत बढ़िया। केसरी कहाँ से आप? मैं नासिक से हूँ। अच्छा, ठीक है। अपने महाराष्ट्र में केसर अच्छा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो केसर लगाया है, तो जी, केसर को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरी वैरायटी उसमें प्लांटेशन करनी चाहिए क्या? जरूरत नहीं है, खाली एक दो बी के बॉक्स रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा जब फ्लावरिंग हो जाती है, थोड़ा सा एंजाइम्स और थोड़ा सा जागरी का पानी मिक्स करके स्प्रे कीजिए। ठीक है। और उसको शेड नेट जो किया 1 एकड़ के लिए, तो पॉलिनेशन के लिए जो मधुमक्खी है वो आ सकते हैं उसमें? अच्छा, आपने शेड नेट किया है? नहीं किया तो हाँ, शेड नेट किया तो इसके लिए एक दूसरी प्रोविजन है कि आपको मैन्युअली, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट आप काम करें तो मैन्युअली उसको आपको ये करना पड़ेगा। हर पत्ती को आप थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो हो जाएगा वो। ठीक है। उसको और वो बेसिकली वो पॉट में करते हैं, उसमें सॉइल की जगह पे कोकोपीट यूज करके वो करते हैं। जो टेक्निक है वो पोमोग्रेनेट की बहुत बड़ी फील्ड है, कम से कम 10 एकड़ पोमोग्रेनेट है मेरे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस साल अच्छा निकला, पर प्रॉब्लम्स बहुत है उसमें, उसको कुछ। पोमोग्रेनेट में प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा आप जमीन की जो सॉइल कार्बन है ना, वो सॉइल कार्बन आप बढ़ाइए। जितना सॉइल कार्बन बढ़ेगा आपकी जमीन का, मैक्सिमम ऑर्गेनिक ही करता हूँ। नहीं, मैक्सिमम ठीक है। आप सॉइल कार्बन चेक कीजिए, वो सॉइल कार्बन मोर देन 3% होना चाहिए। आज के तारीख में हम पॉइंट में हैं, जब सॉइल कार्बन आपका मोर देन 3% जाएगा तो काफी सारी समस्या 1.20 मेरा।
हाँ, तो 3 के आगे आप लेके जाइए उसे। ऐसा उसको बढ़ाने के लिए कुछ अलग से ग्रीन मैन्योरिंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, ग्रीन मैन्योरिंग। और ऐसा। हमेशा के लिए बहुत- आपकी सॉइल मल्च होना चाहिए। अच्छा हाँ, जब मल्च रहेंगी तो कार्बन इवापोरेशन स्टॉप हो जाएगा आपका। जमीन जितनी आपकी ओपन रहेंगी उतना कार्बन सिक्वेस्ट नहीं रहेगा, ऊपर निकल जाएगा हवा में। कार्बन सिक्वेशन के लिए जरूरी है जमीन आपकी मल्च होना जरूरी है। ठीक है ठीक है। और मैंगो की उसमें अलग से वैरायटी लगाने की कोई जरूरत नहीं ना? नहीं, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल नहीं। केसर तो ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। और किसी कुछ क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। You can unmute yourself, unmute your audio and ask if you have any questions. ठीक है अगर रोहन। अभी, हाँ बस एक लास्ट था, कुछ बोला हाँ, कि हाँ। यहाँ पे सब लोग ने क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना होगा, और क्लाइमेट चेंज अब इतना ज्यादा टर्म यूज होने लग गया है। हर जगह आप जाएंगे, गांव में, सिटी में, कोई इंटरनेशनल कंट्री में, सब लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। एंड वो एक्चुअल में हो रहा है, सिर्फ हमारे ग्रॉस लेवल पे विजिबल नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका बहुत असर हो रहा है। तो जैसे महादेव जी ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट चेंज का जो अभी हो रहा है उसका सबसे कम इम्पैक्ट पड़े फार्मर्स को, इसलिए वी हैव लाइक अ न्यू मॉडल वेयर वी एनकरेज फार्मर्स कि आप कम स्पेस में कैसे ज्यादा क्रॉप्स लगा सकते हैं, इवन फॉर अर्बन पीपल। So because climate change is real, to avoid the impact of climate change on farmers, there is this new model where you can grow more crop in less space, and you become sustainable if you have a family which is dependent on farming. This is a very sustainable and less expense model that we are offering. जैसे माधवी जी ने एक्सप्लेन किया, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। सो इसमें से जो भी इंटरेस्टेड है to learn this more crop less space farming model, you can ping me separately. That's it. माधवी जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं एंड करने के लिए। हाँ, मैं लास्ट वीक नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में गया था, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो 10 साल पहले वो पूरा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो था ना, वो सोयाबीन का पूरा हब था। 10-15 साल पहले यानी सोयाबीन की सेवा वहाँ कोई फार्मिंग नहीं होती थी। लेकिन जब मैं पूरे एरिया में जाके आया तो आज पूरे एरिया में धान है। मैंने बोला कि सोयाबीन से आप डाइवर्ट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब भी सोयाबीन की खेती करते हैं, एक तो बारिश हो रही है या सोयाबीन के जो दाने हैं बहुत छोटे हो रहे हैं या डिसीज काफी आ रही हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो रीजन है क्लाइमेट चेंज। यानी 15 साल में एक क्रॉप से टोटली आपको वॉश आउट होना पड़ा और दूसरी क्रॉप आपको लेना पड़ा। और आज के तारीख में जो वहां पे जो पूरा चल रहा है, तो अगले 15 साल में वही और होने वाला है। तो इतने समृद्ध एरिया में भी आपको क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम बदलाव नहीं करते हैं तो क्लाइमेट चेंज, अगर प्लांटेशन और बाकी सब चीजें नहीं करते तो क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाले हैं। यानी कोई चीज सस्टेन नहीं रह पाएगी। इसलिए आज से हमें ये सब चीजें के ऊपर डाइवर्ट होना जरूरी है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है क्लाइमेट चेंज। तो बस ठीक है। ठीक है महादेव जी। Yeah. For participants, if you have any questions, you can of course reach out to us. We'll have more such kind of sessions coming up in this month or maybe next month, because it's like festival time after 4-5 days. But we'll keep doing such sessions. So अगर आपके कुछ questions हैं या आपको कुछ भी जानकारी चाहिए किसके भी बारे में, you can message us separately. या मुझे पूछना है राहुल जी, ये जो टॉपिक है इस पे सेशन होने वाला है क्या? इस पे क्या होने वाला है? सेशन डिटेल सेशन। यस, 2 दिन का सेशन रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मंथ होगा 15th और 16th अक्टूबर। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो। यस। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जीवा अमृत जो देसी गाय के गोबर से बनाते हैं, उससे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, जैसे आपने बताया कि ग्रीन मैन्योर से अच्छा ज्यादा होता है, तो ये जीवा अमृत से भी होता है क्या? नहीं,
जीवामृत का पर्पज ही ये है कि उसमें जीवाणुओं की संख्या हम बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ। जीवाणुओं के लिए खाने के लिए अगर हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं है कंटेंट्स, बायोमास नहीं है, तो आपको कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ेगा। बेसिकली उस नाम में ही पूरा लिखा है जीवामृत, उसमें जीव है, वो जीव का अमृत है पूरा। तो सबसे बेस जी है हाँ। हमारा जितना भी एग्री वेस्ट है जमीन के अंदर है, तो जीवामृत बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। जमीन के अंदर कुछ भी नहीं तो जीवामृत का इफेक्ट बहुत कम रहेगा। तो तो वो जरूरी है कि ग्रीन आपको जमीन में सॉइल कार्बन बहुत बढ़ना जरूरी है। उसके ग्रीन लिए मैन्योर जो जैसे ये ढैंचा वगैरह है, यही कह रहे हैं ना आप? ढेंचा करना है, साथ ही साथ करीब 15-20 टाइप के अलग अलग जो सीड्स मिलेंगे आपको, यानी ऑल पल्सेस, ऑल मिलेट्स, ऑल ऑयल सीड्स, ये सबको एक जगह पे लीजिए, उसको जमीन के अंदर आप सोइंग कीजिए और 45 डेज के अंदर जमीन के अंदर पूरा उसको, उसमें काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एनपीके की मात्रा भी इसमें अच्छी मिलेगी आपको। तो उसको बहा देना है खेत में, मतलब खेत में, मतलब उसको काट बहा देना, दे रोटावेटर करने से वो जमीन के अंदर पूरा क्रश होके जाएंगे वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पीसेस में आपको करते जाना है कि एक साथ पूरे फार्म में नहीं करना है। अगर आपके पास मान लो ठीक 10 एकड़ लैंड है तो आप 2-2 एकड़ के करते जाइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक बार करना है साल I में? have one question. हाँ, 3 साल में एक बार किया तो Thank you. बेटर रहेगा। धन्यवाद। मेरे पास एक क्वेश्चन है, I have one question. जी, Regarding if नेचुरल कंपोस्टिंग से पहले से ही हो सकता था, जैसे हमारा जब बहुत पहले से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज हुआ है हमारे जमीन में, तो बहुत साल पहले जो फर्टिलाइजर इवोल्यूशन हुआ था, तभी से क्यों नहीं नेचुरल कंपोस्टिंग से क्यों गवर्नमेंट ये सोचा नहीं, क्यों आर्टिफिशियल से क्यों रुख मोड़ा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया, मिट्टी खराब हो गया। तो तभी से ही क्यों नेचुरल दिमाग में क्यों नहीं आया? और इतना ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अगर फूड शॉर्टेज का अगर उतना ही प्रॉब्लम था, तो वो नेचुरल वे से भी मीटअप कर सकते थे, या फिर उतना अवेयर नहीं था और बहुत लापरवाही हुआ है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। बेसिकली हमारी जो फूड सिक्योरिटी जिसे हम कह रहे हैं, बेसिकली हमने मोनोक्रॉपिंग के माध्यम से कुछ 2 चीजों का प्रोडक्शन काफी बढ़ाया है, मतलब बाकी जो 2 चीजें हैं उसका प्रोडक्शन हमारा सबसे खराब रहा है। बेसिकली आज ऑयल सीड के बारे में हम पूरे डिपेंडेंट है। मोर देन 1.5 लाख करोड़ का हमारा जो ऑयल सीड है, ऑयल है, बाहर से आ रहा है। पल्सेस के बारे में भी हमारी वही स्थिति है। खाली हम धान और गेहूं में हम प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। तो मान लो कि आपके पास में 10 एकड़ लैंड है, 10 एकड़ लैंड में आप 10 टाइप के क्रॉप लेते हो, तो अल्टीमेटली आपका हर का प्रोडक्शन कम होता रहेगा। अगर 10 एकड़ के 10 एकड़ पूरे आप धान या गेहूं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो पहले हम बैलेंस पूरा करते थे हमारे खेत में, तो ये मेन रीजन था क्या। लेकिन आज के तारीख में देखेंगे हर जगह पे आपको मोनोक्रॉपिंग मिल रहा है। तो मोनोक्रॉपिंग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से एक ही प्रकार के क्रॉप का आपको यील्ड बढ़ेगा। और बाकी भी काफी सारी चीजें हैं सविस्तर से, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों प्रोडक्शन कम होता है, क्यों बढ़ता है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, इस सब चीजों के बारे में अलग से हम डिस्कशन करेंगे सविस्तर से। इसमें ले 1 घंटा तो भी बस नहीं हो जाएगा। हम करेंगे इस पर बातें आराम से। हाँ, ये ठीक है? मेरा सवाल अच्छा, जो है, क्यों जो आर्टिफिशियल क्यों यूज किया गया, उसका आंसर वही मैं सविस्तर आपको बताऊंगा इसके बारे में। हम एक और व्हाट्सएप एक कॉल छोटा करके सा आपको चर्चा। छोटा सा कॉल है कि छोटा सा सवाल है कि अलग अलग क्रॉप के लिए क्या अलग अलग करनी चाहिए मल्चिंग, या फिर अलग नहीं अलग नहीं 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 नहीं, देखो जमीन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला माइक्रोब्स? एक है हवा, पानी, प्रकाश, इसकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। अगर प्रकाश भी की कमी है तो क्रॉप की अच्छी ग्रोथ नहीं होती। हवा अच्छी तरह से क्रॉप को मिलनी चाहिए और पर्याप्त पानी, ये 3 चीजों का 99% 17% रोल है। दूसरा होता है इसमें सॉइल कार्बन। अगर ये 2 चीजें क्रॉप को मिलती है तो बाकी कोई भी क्रॉप को तीसरी चीज की जरूरत नहीं है, ये समझ लो आप। लेकिन उसके लिए मिट्टी में जीवाणु रहना बहुत जरूरी है। वही तो कह रहा हूँ मैं, सॉइल कार्बन बढ़ेगा तो जीवाणु रहेगी। सॉइल जीवाणु के बिना सॉइल कार्बन बढ़ता ही नहीं आपका। ये सब साइकिल है। हाँ, ठीक है, वो नेचुरल कंपोस्ट का ठीक है। ये 1 स्क्वायर इंच में अगर आपकी जमीन जीवित है तो 1 स्क्वायर इंच में 3 करोड़ जीव होते हैं। 3 करोड़ 1 स्क्वायर इंच में।
मान लो कि आपके पास 1 एकड़ लैंड है, तो उसका इंच आप निकालो और सोच लो कि कितने जीवाणु उस जमीन में होंगे। तो ये जमीन अगर जीवित है हमारी, तो बाकी कुछ भी हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। नेचर अपनी व्यवस्थाएं बनाई रखी है पूरी, यानी ट्रिलियंस में उसमें जीवाणु की कॉलोनीज है वहां पे, और क्रॉप के लिए जो भी चाहिए वो जीवाणु उसको प्रोड्यूस करके देते हैं। और क्रॉप अपने जीवाणु के लिए फूड चेन बना के रखते हैं, जो सनलाइट से, हवा से, पानी से जो भी वो लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो जमीन में छोड़ देते हैं जीवाणु के लिए, और जीवाणु उनके लिए फिर से अपना फूड चेन सिस्टम बना के रहता है। तो ये पूरी सिस्टम प्रकृति की, हाँ, प्रकृति की सिस्टम है। हमने ये प्रकृति की पूरी सिस्टम हमने खराब की है, और हमें चाहिए अभी पिज्जा बर्गर इमीडिएट। घर में कोई खाना बनाना नहीं है, कोई खाना बनाने वाला कोई नहीं है हमारे घर में, खाना बनाने वाला नहीं है, तो घर में कितना भी आपके अनाज पड़ा है तो कौन कर बनाएगा वो। तो जमीन के अंदर वही स्थिति है कि ट्रिलियंस टन्स में यहाँ पे एनपीके पड़ा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े हैं हजारों टन्स में जमीन के अंदर, लेकिन वो इंटेक क्रॉप हमारे नहीं कर ले पाता। तो ये स्थिति है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से हम इसके ऊपर बात करेंगे। और सॉइल टाइप जो है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इस सॉइल टाइप का भी बहुत ही महत्व होता है जीवाणु के ऊपर। मैं आराम से समझाऊंगा, अभी ये यहाँ पे नहीं समझाना। Yeah, जी, this is going very अलग, ये टोटली अलग टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा। This is not like an intro session, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है, as you said, it's a big topic. आज का सेशन हमारा ओनली फॉर कंट्रोल फार्मिंग है, शेड नेट पॉलियोस के लिए। हाँ, ओके ओके। Or like general questions, you can send your questions, or we can, if like a lot of people want, we can have like one general session where you can get into पूरी आपको फार्मिंग पूरी सीखनी है, A to Z पूरी फार्मिंग, तो आप 8 दिन के लिए लातूर आइए, मैं आपको पूरा समझा के सिखा दूंगा। यहाँ पे हमारे लातूर में, लातूर महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ, सब सिखा देंगे आपको। यानी आपके वीडियोस है क्या यूट्यूब में? हाँ, कुछ वीडियोस हैं, ज्यादा वीडियो नहीं है, कुछ वीडियोस हैं, लेकिन एवरीथिंग आपको सिखा देंगे। यानी कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में भी आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, सब चीजों के बारे में हम सिखाएंगे आपको। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हेलो। हाँ, गोमरे साहब, मुझे जो है, मैं आईसीआर से रिटायर्ड हूँ, मैं भी जैविक खेती में किसानों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे प्लीज आपका नंबर चाहिए था, प्लीज। जी 940, मैं चैट बॉक्स में डालूं क्या? मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ। 940, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में। पता नहीं खुलेगा इसमें मेरे मोबाइल में। आप अच्छा, आपको ये मैसेज कहाँ से मिला एसके चौहान जी कि आज का सेशन है? ये तो उसमें आपके ग्रुप में मिला है मुझे, ग्रुप है ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नंबर फॉरवर्ड कर दूँ। ग्रुप में भी डाला है मैंने नंबर 9403011000। 9403011000। 11000। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, बाकी कोई भी रही समस्या तो हम डिस्कशन करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर लेवल पे जितने भी जो किसान हैं जो जैविक कर रहे हैं, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ काफी किसानों से, और उनकी मार्केटिंग करवा रहा हूँ शहरों में डायरेक्ट। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो मार्केटिंग है, दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट फॉर द जैविक किसानों के लिए, बहुत मुश्किल काम है वो जी। तो हम उनका शहरों में जो सीनियर सिटीजन फोरम्स वगैरह है हमारी, तो उसमें उनका डायरेक्ट शहरों में माल हम मंगवा रहे हैं डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग ही सामने आएंगे तो निश्चित रूप से एक जो मूवमेंट है ना, ये बड़ी मात्रा में, हम तो चाहते हैं कि हर इंसान का हक है कि वो विषमुक्त अन्न खाए। यानी कोई भी, जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वही ऑर्गेनिक खाए। हर देश का नागरिक विषमुक्त अन्न खा सकता है, और इतनी कैपेसिटी अपने भूमि में है, इतने अपने मिट्टी में है। मैं आईसीआर हेडक्वार्टर से रिटायर्ड हूँ, हॉर्टिकल्चर डिवीजन से, चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट से, और जब से रिटायर हुआ हूँ मैं देसी गोवंश को ही स्टडी करके, और उसी को द्वारा मैं सुभाष पालेकर जी के साथ भी पहले 2-3 कैंप अटेंड किए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है उनके जीवा अमृत में, वो दाल का बेसन वगैरह बताते हैं तो लोग कहते हैं कि उसमें फंगस आ जाती है बहुत ज्यादा खेत में। तो वही कह रहा हूँ कि मैं एक चीज के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, नेचर ने हमें हजारों चीजें दी हैं, तो प्रकृति के अनुसार जहाँ जो जरूरत है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज में लोगों को मैं बेसन की जगह छाछ कहता हूँ कि छाछ डालिए, तो इज इट करेक्ट? नेचर में रिजिडिटी नहीं है, नेचर में बायोडाइवर्सिटी है, तो हम रिजिड क्यों हो जाए? हाँ, तो छाछ ठीक है ना बेसन की जगह? हाँ।
बेसन को उससे साफ देखो हाँ, जीवामृत का भी काम नहीं है। अगर आपने हर मेड़ पे पेड़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पक्षी के माध्यम से आपके क्षेत्र में मिलियंस ट्रिलियंस में जीवाणु बढ़ सकते हैं। एक अलग टॉपिक है, हम आराम से बात करेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। Thank you so much, everyone. So yeah, if you want to be like a climate change warrior, you can. इसको कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ 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 हाँ, बोला बोला बोला। समय दुपारचं नाही ठेवू शकत, कारण संध्याकाळी माझे पुस्तक मॅच असतात. आवाज नहीं आ रही है आपकी सुधा जी. आपला आवाज येत नाही व्यवस्थितपणे। मी असं म्हणते, आता आवाज येतो? हाँ बोला बोला बोला। हाँ आता बोला, आवाज येतो? हाँ येतोय, बोला बोला। मी काय म्हणते, मी योगाचे मुद्रा क्लासेस वगैरे असतात आमचे, आणि गीता क्लासेस पण असतात संध्याकाळी 5:15 ते 7:15 पर्यंत. आता मी लास्ट 5 मिनिटात तुमचं ऐकू शकले, तर दुपारी वगैरे काही नाही ठेवू शकत आपण टाइम? कळवतो आम्ही त्याविषयी, बोलूत आपण नंतर ते। जी कारण मला अजिबात ऐकायला नाही मिळत तुमचं. जी 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 नाही, हे जी। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल असतात, तुम्ही रिकॉर्डिंग पाहू शकता. ग्रुप परत असतात काय? हो, ग्रुप मध्ये शेअर करू आम्ही. राहुल जी, आजचं रेकॉर्डिंग त्यांना पाठवून द्या, आपल्याला त्यांना मदत या, होईल। मी पाठवतो. जी जी, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर. थँक्यू थँक्यू मला थँक्यू। मुंबईमध्ये चांगली माती कुठे मिळेल? सांगतो मी तुम्हाला, सांगतो ते। ओके, मी तुमचा नंबर आता नोट केलेला आहे. जी जी मी चालेल, फोन बोलूत करू आपण, का उद्या? बोलू निश्चितपणे बोलूत आपण, चालेल। उद्या 11 वाजता बोलू? उद्या नाही, परवाला करा। उद्या एका कार्यक्रमात आहे मी, प्लांटेशनचा एक मोठा प्रोग्राम घेतोय आम्ही, त्याच्यामुळे ओके. उद्या मी दिवसभर कार्यक्रमात आहे। 11 परवाला वाजता बोलूत बोलू. आपण। जी जी 11 वाजता चालेल दुपारी? हो चालेल, 11 नंतर चालेल। हो हो, थँक्यू सर. थँक्यू ओके, थँक्यू थँक यू. चला, ओके, थँक्यू, नमस्कार नमस्कार।